गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में यूक्लिड ज्योमेट्री का लेसन 5.1 शुरू कर दिया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। अभी कल ही कुछ बच्चों के कमेंट्स फिर से आए हैं मेरे पास। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप का सहारा भी लिया है। उसमें आप लोगों ने मुझसे कंस्ट्रक्शन सिखाने की बात की है। कंस्ट्रक्शन ये सीखने के लिए आपको ज्योमेट्री का हर एक फैक्टर देखना होगा। कंस्ट्रक्शन कोई एक लेसन या कोई एक क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे समझा दूँ आप समझ लें। आपको ज्योमेट्री के हर एक पॉइंट को, जिसे कि हम लोगों ने शुरू कर भी दिया है, इसको ध्यान से देखते चले। आगे आने वाली जो भी आपकी थ्योरम्स होंगी, एक्सियोम्स होंगे, इन सभी को भी ध्यान से देखते रहिए। इन सभी का मिश्रित रूप, मिला जुला रूप ही कंस्ट्रक्शन में हम लोग लास्ट में देखेंगे। आते हैं आज की अपनी क्लास में, जो कि है 5.1 एक्सरसाइज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनें, देखें और सीखें। मुख्य रूप से हम सभी बच्चों में यह एक डिमेरिट होती है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन, ज़्यादा हड़बड़ाहट। इससे डरे नहीं। क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, हम लोग केवल इंग्लिश के लैंग्वेज देखकर ही डर जाते हैं। ओ इतना बड़ा लंबा क्वेश्चन है, यह बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन को ही जैसे ले लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुई है, केवल ये कहा जा रहा है कि नीचे जो दो पोस्टुलेट्स दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए, देखिए, सुनिए और समझिए। यह क्वेश्चन नहीं है, यह आपके पोस्टुलेट्स हैं। देखते हैं कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं। पहला है, कहा जा रहा है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B, there exists a third point C which is in between A and B। पहले इसे समझ लेते हैं। यहां कहा जा रहा है कि कोई दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक A और दूसरा B, और C नाम का एक तीसरा पॉइंट है। सपोज यहां A नाम का एक पॉइंट है या B नाम का पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक तीसरा पॉइंट है C, तो ये तीसरा पॉइंट बीच में है। इट मीन्स कि ये यहां भी हो सकता है C, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि यह A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो तीसरा एक पॉइंट C यहां भी हो सकता है। ये भी C पॉइंट A और B के बीच में है। यहां क्लियर नहीं है कि ये C पॉइंट जो है वो कहां हो सकता है। इस बात पर ध्यान देंगे। एक बार फिर से इस पोस्टुलेट को देखते हैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A एंड B, दो कोई अलग अलग पॉइंट्स हैं जो दिया गया है A और B के नाम से। देयर एग्जिस्ट्स अ थर्ड पॉइंट C, वहां एक तीसरा पॉइंट C भी है, विच इज इन बिटवीन A एंड B, जो कि A और B के बीच में है। ओके, ये लीनियर भी हो सकता है, C पॉइंट को लीनियर भी हो सकता है A और B के साथ। ओके, पहले इसको ध्यान में रखते हुए दूसरे पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुई है, ये केवल आपसे स्टेटमेंट कही जा रही है, पोस्टुलेट्स बताए जा रहे हैं। इन्हीं दोनों पोस्टुलेट से होकर आगे क्वेश्चन पूछी जाएगी। सेकंड पोस्टुलेट है, देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, कोई 3 पॉइंट है, दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो कि तीनों के तीनों पॉइंट सेम लाइन पर नहीं है। इट मींस क्लियरली ये सेकंड वाला हमारा एग्जांपल, ये 3 पॉइंट्स हैं। पहले पोस्टुलेट में हमें क्लियर नहीं था कि C पॉइंट लीनियर है, कोलिनियर है या नहीं है, लेकिन यहां सेकंड पोस्टुलेट में यह क्लियर कहा जा रहा है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन अब शुरू होने वाला है, जरा उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन अब आ रहा है, कह रहा है डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या इस पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है? यस, अनडिफाइंड टर्म है। शुरुआत करते हैं यहां से। देखिए, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्या ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अनडिफाइंड टर्म नहीं है? इस पोस्टुलेट्स में डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बारे में कुछ आपको बताया गया है, किसी पॉइंट्स के बारे में? नो, तो ये एक अनडिफाइंड टर्म हो गया। फिर आगे आते हैं, तो यहां हमें फिर से दिखता है एक पॉइंट
और लाइन, ये तीनों के तीनों अनडिफाइंड टर्म है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है? हाँ, इसमें अनडिफाइंड टर्म्स है। उन अनडिफाइंड टर्म के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए उनके बारे में हम नहीं भी बताएं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केवल यस और नो के क्वेश्चन में इसे हम लोग लिख सकते हैं, यस। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? क्या ये दोनों के दोनों पोस्टुलेट्स अलग अलग हैं? एकदम है। फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा जा रहा है कि ए और बी कोई पॉइंट है, उसके बीच में सी एक कोई पॉइंट है। अब वो सी कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, ये क्लियर नहीं है, ये एक अलग बात है। और दूसरे पोस्टुलेट में कहा जा रहा है कि 3 पॉइंट्स हैं और ये तीनों के तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। दोनों अलग की अलग बात हो गई, इसलिए यह कंसिस्टेंट है। क्लियर? फिर थर्ड क्वेश्चन, इसी में एक ही क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट? क्या यह यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? नहीं सर, यूक्लिड के पोस्टुलेट को ये फॉलो नहीं करते। यूक्लिड के पोस्टुलेट में आपने देखा पढ़ा होगा, क्या यह यूक्लिड के पोस्टुलेट के बारे में बताते हैं? नो। देखते हैं, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करते हैं। These postulates do not follow Euclid postulates. However, जबकि they follow axiom postulates, ये axiom और postulate को फॉलो करते हैं। हम लोगों ने देखा पढ़ा कि postulate 1 में बताया गया है कि 2 distinct points there is a unique line that passes through them. 2 distinct points से होकर एक यूनिक लाइन फॉलो की जा सकती है। इस बात में इसको ये फॉलो करता है, लेकिन यूक्लिड के पोस्टुलेट को ये फॉलो नहीं करता है। ओके, आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 5.1 का ही फोर्थ क्वेश्चन है। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, यदि कोई एक पॉइंट सी है जो कि ए और बी के बीच में है, सच दैट, यानी इस तरीके से है कि ए सी इक्वल बी सी, ए सी बी सी के बराबर है, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल हाफ ए बी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल्स हाफ ए बी। आगे इसी में कहा जा रहा है, ये तो प्रूफ करना ही करना है। आगे इसी क्वेश्चन बताया जा रहा है, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। फिगर ड्रॉ करके हम लोग को एक्सप्लेन करना है। चलिए पहले फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट के बीच में सी एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जिससे कि ए सी और बी सी दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, अब आते हैं प्रूफ करने में। क्लियरली हमें जैसे पता है, क्वेश्चन में ही दिया गया ए सी इक्वल बी सी, लिखते हैं, क्योंकि ए बी यानी पूरा का पूरा ये लाइन सेगमेंट किसके बराबर है? ए सी और बी सी के एडिशन होने के बराबर है। ए सी में जब बी सी ऐड होगा तो पूरा का पूरा ए बी मिलेगा, यानी इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल ए सी प्लस बी सी, ए बी इक्वल ए सी प्लस बी सी फर्स्ट लाइन में। उसके बाद सेकंड लाइन में लिखेंगे ए बी इक्वल ए सी प्लस ए सी, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इधर, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू ए सी, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ए बी इक्वल, अब चूंकि ए सी प्लस ए सी क्या होगा? 1 ए सी प्लस 1 ए सी इक्वल ट्वाइस ए सी, इट मीन्स ए बी इक्वल ट्वाइस ए सी। अब इस 2 को यदि आप साइड चेंज करा दें, या इसे ऐसे कहें कि इसके दोनों साइड में हम 2 से यदि डिवाइड कर दें, तो यहां हाफ ए बी और इधर 2 से ये 2 कैंसल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा केवल और केवल ए सी। इट मीन्स ए सी इक्वल हाफ ए बी, जो कि हमारा प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन 4, चौथे क्वेश्चन में, 4th नंबर क्वेश्चन में जो आपने देखा था उसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे।
In question 4, point C is called a midpoint of line segment AB. क्वेश्चन 4 में हम C पॉइंट को AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कह सकते हैं। अब आगे इस पांचवें क्वेश्चन के बारे में कह रहा है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हमें अब ये साबित करना है क्या सभी लाइन सेगमेंट के पास केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकते हैं या होते हैं। ओके, आते हैं अब हमारे मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ों को प्रूव करने के लिए हमें पहले अपने मन में कुछ एजम्पशन करना पड़ते हैं। आइए यहाँ पर भी कुछ एजम्पशन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि केवल चौथे नंबर क्वेश्चन के लिए ही वो संदेश था, वो स्टेटमेंट थी कि एक लाइन सेगमेंट का एक और केवल एक मिड पॉइंट होता है। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हम ये मान लेते हैं कि यहाँ एक नहीं दो मिड पॉइंट्स हैं। सी तो हमारा अपना पिछला क्वेश्चन नंबर 4 में देखा ही था। हम लोग ये भी मान लेते हैं कि अब यहाँ सी के अलावा डी भी इस ए बी नाम के लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। यानी इस ए बी लाइन सेगमेंट के कितने मिड पॉइंट हो गए यार? दो मिड पॉइंट हो गए। कौन कौन? सी और डी। यदि सी और डी इस ए बी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट्स हैं तो क्या हम लोग इसे ऐसे कह सकते हैं, ए सी इक्वल बी डी, या ऐसे भी कह सकते हैं ए सी इक्वल बी सी, या ऐसे भी कह सकते हैं ए डी इक्वल बी डी। ये तीनों बातें हम लोग कह सकते हैं। हम लोग यहां पर देखते हैं कि इस टर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाले टर्म को आगे लेकर बढ़ते हैं, ए सी इक्वल बी सी। ओके, तो हमारे पास में क्वेश्चन बन जाएगा कि यदि ए सी और बी सी दोनों आपस में इक्वल हैं तो क्या हम लोग यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल ए सी प्लस बी सी, लिख सकते हैं। साथ ही साथ यदि डी भी हमारा मिड पॉइंट है, सी के अलावा डी भी यदि मिड पॉइंट है तो क्या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल ए डी प्लस बी डी, लिखा जा सकता है। और फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है इस हमारे पहले इक्वेशन से। यदि ए बी इक्वल ए सी प्लस बी सी है तो ए सी और बी सी तो दोनों आपस में इक्वल है। यानी यहां हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, ए बी इक्वल ए सी प्लस ए सी, बिकॉज ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी, क्योंकि सी हमारा मिड पॉइंट है। इससे हमें ये मिल रहा है ट्वाइस ए सी इक्वल ए बी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। अभी सेकेंड इक्वेशन हमने देखा है, ए बी इक्वल ए डी प्लस बी डी। यहां इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल ए डी प्लस, क्या ए डी लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि डी तो हमारा मिड पॉइंट है, इसलिए ए डी और बी डी भी आपस में इक्वल है। तो यहां हम लोग फिर से इसे ऐसे कह सकते हैं कि ट्वाइस ए डी इक्वल ए बी। इसे इक्वेशन 2 देखते। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखें, यूक्लिड साहब ने हमें बताया है वैसी चीजें किसी सेम चीज के बराबर हो वो आपस में भी बराबर होती हैं। सिंपली यहां पर ट्वाइस ए सी ए बी के बराबर है और ट्वाइस ए डी भी ए बी के बराबर है। इट मीन्स यहां आर एच एस इक्वल, तो क्या एल एच एस आपस में इक्वल होगा, और यदि एल एच एस इक्वल होगा इट मीन्स ट्वाइस ए सी इक्वल ट्वाइस ए डी। दोनों साइड में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल ए डी। अब ए सी इक्वल ए डी जरा आपने फिगर में देखें, ये पॉसिबल है? केवल और केवल एक ही तरीके से ये पॉसिबल है। कब? जबकि सी और डी दोनों एक ही पॉइंट हो तभी ये संभव होगा, नहीं तो ए सी और ए डी बराबर कैसे हो सकता है? इट मीन्स हमारा यह मानना कि सी के अलावे भी इस लाइन सेगमेंट में और कोई एक मिड पॉइंट है, यह तभी पॉसिबल होगा जबकि वो पॉइंट भी सी के ऊपर ही हो। क्लियर? ओके, कोई ठीक है। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। इफ ए सी इक्वल बी डी,
यहाँ फिगर में देख लेते हैं, ए सी इक्वल बी डी, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल सी डी। यदि ए सी बी डी के बराबर है तो हमें साबित करना है कि यह ए बी सी डी के बराबर हो। यूक्लिड साहब के किसी नियम में शायद आपने देखा है, बराबर चीजों में से कुछ बराबर बराबर चीजों को यदि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो भी आपस में इक्वल होगा। इट मीन्स कि यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इक्वल बी डी। चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसमें से इक्वल टर्म बीसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों साइड से। एलएचएस से भी बीसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया और आरएचएस यानी बीडी में से भी बीसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी एसी माइनस बीसी इक्वल बीडी माइनस बीसी। यानी प्रॉब्लम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। अब क्लियरली दोनों तरफ यदि बीसी को हम ऐड कर दें या किसी एक साइड वाले बीसी को साइड चेंज करा के दूसरी साइड ले जाए तो इधर जो ये बीसी निगेटिव में है, सब्ट्रैक्शन में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, एडिशन में आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होके जीरो हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, ए बी इक्वल सी डी। क्या बच जाएगा, ए बी इक्वल सी डी। यही प्रूव करना था हमें। ओके।